नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कृषि कानूनों पर माफी तो मांग ली, अब प्रायश्चित कैसे करेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों से 3 दिसंबर को स्मृति दीप जलाने की अपील की। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर हैं या कोहिनूर, आईटीडीसी चेयरमैन बनने पर कन्हैया ने संबित पात्रा को घेरा तो बीजेपी नेता ने बताई अपनी डिग्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे अखिलेश यादव। चलते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कृषि कानूनों पर माफी तो मांग ली, अब प्रायश्चित कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद में बताएं कि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे। जानिए राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, जब पीएम ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब, शहीद किसानों को मुआवजा कितना कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब, एमएसपी पर कानून कब, इसके बिना माफी अधूरी। बता दें कि किसान संगठन और विपक्ष लगातार सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग कर रहा है, लेकिन 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों से 3 दिसंबर को स्मृति दीप जलाने की अपील की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी और अन्य सहयोगी दलों से अपील की है कि वे हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं। यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के किसानों के सभी शुभचिंतकों और सपा व अन्य सहयोगी दलों से अपील है कि हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में तिकोनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अब जेल में है। आशीष मिश्रा का नाम प्राथमिकी में उन आरोपों के बाद आया कि वो उन वाहनों में से एक में सवार थे जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर हैं या कोहिनूर, आईटीडीसी चेयरमैन बनने पर कन्हैया ने संबित पात्रा को घेरा तो बीजेपी नेता ने बताई अपनी डिग्री। जी हां दोस्तों, न्यूज चैनल आज तक के साथ बातचीत में कन्हैया ने कहा, डॉक्टर हैं या कौन से कोहिनूर हैं जो इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। स्टूडियो में पार्टी का पक्ष रखते हैं और हुआ करते हैं। कन्हैया के इस बयान पर पात्रा ने अपनी डिग्री के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी योग्यता से इस पद पर बैठे हैं। पात्रा ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने व्यवहार से परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे पहले आईटीडीसी के चेयरमैन शंकर सिंह वाघेला थे। पात्रा ने कहा कि जहां तक योग्यता की बात है तो उन्होंने एमबीबीएस, एमएस, एमआरसीएस की पढ़ाई की है। यही नहीं, उन्होंने 2000 में यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 19वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने कन्हैया पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसिस लिखते रहते हैं। पात्रा ने कहा कि अगर संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से 5 लाख मुसलमान आकर नॉर्थ ईस्ट को टुकड़े करने की बात करेगा तो वो जेल जाएगा। शरजील इमाम अगर देश तोड़ने की बात करेगा तो जेल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा को आईटीडीसी का चेयरमैन और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह अगले 3 साल तक रहेंगे। वहीं श्री गंजी कमला वीराव आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुलाबी गैंग भी तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को 40% टिकट और नौकरियों में समान कोटा देने का वादा किया है, जिससे गुलाबी गैंग की नेता संपत पाल देवी खुश हैं। संपत पाल देवी ने कहा कि प्रियंका जी के साथ बात यह है कि वो कुछ कहती हैं तो फॉलो भी करती हैं और कांग्रेस एकमात्र सरकार है जिसने शुरुआत में गरीबों के बारे में बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर कांग्रेस की बात करें तो सब कुछ कांग्रेस का है। नए प्रोजेक्ट सिर्फ कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं, अन्य सरकारें केवल उनके नाम पर परियोजनाएं शुरू करती हैं, बाकी कांग्रेस देती है। इसके अलावा किसी और ने कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। मोदी ऐसे काम करते हैं जैसे उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया हो। संपत पाल का कहना है कि
मैंने महिलाओं के लिए गांवों में सभाओं की व्यवस्था की है। मैं महिलाओं को समझाती हूँ कि यह सरकार, सिर्फ यह सरकार नहीं, जो भी सरकार आई है, उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में गुंडाराज चलाया है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ का विधायक बन जाऊँ तो इस गुंडाराज का अंत कर दूँ। मैं एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री को धमकी भी दूंगी। मैं इसे एक वादे के रूप में कहता हूँ, जो लोग संसद और विधानसभा में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी सीट छीन लूंगी, क्योंकि गुलाबी गैंग इतनी ताकतवर है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो गुलाबी गैंग के सभी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही मैं भीतर उनका न्याय बनूंगी। बता दें, गुलाबी गिरोह 2006 में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी द्वारा गठित एक असाधारण महिला आंदोलन है। यह क्षेत्र देश के सबसे गरीब जिलों में से एक है और एक गहरी पितृसत्तात्मक संस्कृति, कठोर जाति विभाजन, महिला निरक्षरता, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह और दहेज की मांग से चिन्हित है। महिलाओं के समूह को लोकप्रिय रूप से गुलाबी या गुलाबी गिरोह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सदस्य चमकीले गुलाबी रंग की साड़ी पहनते हैं और बांस की छड़ें पहनते हैं। संपत कहते हैं, हम सामान्य अर्थों में एक गिरोह नहीं हैं, हम न्याय के लिए एक गिरोह हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में होगा जनाधिकार पार्टी का विलय, प्रकोष्ठों की कमेटियां भंग, 19 को पटना में हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी लो के कांग्रेस में विलय को लेकर कयास तेज हो गए हैं। जाप के सभी प्रकोष्ठ की कमेटियां भंग किए जाने के बाद संभावना जताई जा रही है कि जल्द पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को पार्टी की सभी कमेटियों को भंग किए जाने की जानकारी दी। बता दें कि पिछले दिनों यह चर्चा जोरों पर थी, पर किन्हीं वजहों पर मामला ठंडा पड़ गया था। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जाप ने गुरुवार को सभी प्रकोष्ठों की तमाम कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि आगामी 19 दिसंबर को पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लोगों के पीछे से जीप चढ़ाई, अंग्रेजों से कम नहीं ये पार्टी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर पार्टी का नेता आजकल ऐसा बयान दे रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर दी। ललितपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले में उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने सामने से लोगों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के नेता लोगों पर पीछे से जीप चढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सपा सुप्रीमो यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी जानें पुलिस कस्टडी में गई हैं, उतनी किसी भी राज्य में अब तक नहीं गई। थानों में जान लेने की घटना में यूपी नंबर 1 है। कोई कल्पना भी कर सकता है कि 2 फीट की पाइप से कोई फांसी लगा सकता है। ये कहते हैं कि दमदार सरकार है, लेकिन ये दमदार झूठ है। दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। लखीमपुर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले तो यही गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों ने किसानों पर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय कोई किसी पर जीप चढ़ा सकता है। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भाजपा की सरकार में किसानों के ऊपर पीछे से चढ़ा दिया गया। ये अन्याय है। किसान अपना हक मांग रहे थे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। जब वे लौट रहे थे तो एक जीप ने पीछे से आकर किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में है। ललितपुर की जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव की रथ यात्रा बुंदेलखंड में चल रही है। वे रथ यात्रा के साथ जगह जगह रैली भी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक महंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों ने कारोबार खत्म कर दिया। आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक सब महंगा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग परेशान हैं। उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। धर्म जाति की राजनीति को लेकर जमकर हमले किए। साथ ही अवाम को झकझोरते हुए कहा कि अपनी ताकत पहचाने और नेताओं से जवाब मांगे। बुद्धि विहार में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 4,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करते। नोटबंदी और जीएसटी से देश बर्बाद हो गया। कालाधन वापस नहीं आया। निरतकों को ड्रॉबैक नहीं मिलता। कारोबार मंदा हो गया। बिजली महंगी, कच्चा माल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, जीवन बीमा तक महंगा हो गया। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, यहाँ साधन होते हुए भी भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक महंगा है। जीना मुश्किल हो गया।
महंगाई से घर का बजट चौपट, खेती किसानी चौपट है। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीति हो रही है। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। पूछा कि तब अखिलेश यादव कहां थे जब यूपी में अत्याचार हो रहे थे। अब नारा दिया जा रहा है कि मैं आ रहा हूं, इसका मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा, तब मायावती कहां थी जब दलितों के साथ अन्याय हुआ। आप जब तक नहीं ठानेंगे बदलाव नहीं आएगा। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मारा, आज भी मंत्री बर्खास्त नहीं किया। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसानों ने अपनी ताकत पहचानी और सरकार को तीनों कृषि वापस लेने पड़े। इसलिए आप अपनी ताकत पहचानें और बदलाव करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ललितपुर में अखिलेश यादव की रैली में लगा नारा, महंगाई पर वार और 22 में बदलाव तय। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गुरुवार को भी समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा जारी रही। 3 दिनों के बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दूसरे दिन ललितपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर खूब हमले किए। ललितपुर की चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव के मंच पर आते ही सपा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा और बुंदेलखंड का ये संदेश आ रहे हैं अखिलेश जैसे कई नारे लगाए। ललितपुर की चुनावी जनसभा को सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता त्रस्त है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मंदिर में जाकर घंटा बजाने की सलाह दे डाली। बुंदेलखंड के ललितपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं बुंदेलखंड के कलाकारों ने लोकनृत्य की प्रस्तुति देकर अखिलेश यादव का ललितपुर में स्वागत किया। अपने संबोधन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है और उद्घाटन करती है। सपा के डायल 100 को 112 करके कबाड़ा निकाल दिया गया। भाजपा नाम बदलने का विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बीजेपी सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी। किसी भी मजदूर भाई को दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया गया। इन्होंने मजदूरों को उनकी हालत पर छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड के किसानों की मदद की जाएगी। वो खेतों में 2 फसल कैसे उगा सके, इसकी योजना बनाई जाएगी। इससे बुंदेलखंड के किसानों के दुख दूर होंगे। अखिलेश यादव यात्रा के तीसरे दिन शुक्रवार को महोबा पहुंचेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में कांग्रेस दिखेगी महागठबंधन के साथ एकजुट। जी हां दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में महागठबंधन की एकजुटता फिर से दिखेगी। हाल के विधानसभा उपचुनाव में राजद से 2-2 हाथ करने वाली कांग्रेस अब विधानसभा और विधान परिषद में महागठबंधन के घटक के रूप में साथ दिखेगी। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। 5 दिनी शीतकालीन सत्र में दूसरी बार विधानमंडल दल की बैठक कर कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जनहित और राज्य के विकास के मुद्दों पर कांग्रेस विपक्ष के अन्य दलों का समर्थन करेगी। कांग्रेस राज्यहित में विपक्षी एकता को लेकर जनहित के मुद्दों पर सरकार के प्रतिकूल निर्णयों पर मजबूती से सशक्त विरोध के लिए अन्य विपक्षी दलों का समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष के वाजिब मुद्दों पर सरकार का विरोध भी एकता के साथ करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार के द्वारा चाहे शिक्षकों की बहाली का मामला हो या सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में जालसाजी हो या किसान और बेरोजगारों का मामला, सरकार की दमनकारी नीतियां, उन सबके खिलाफ विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य के हित में कांग्रेस विपक्ष के साथ एकजुट नजर आएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने कहा कि वाजिब मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट नजर आना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एसपी का तबादला न करने पर बिहार सरकार की खिंचाई की। जी हां दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार पर कथित हमले के मामले में मधुबनी के एसपी सत्य प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नीतीश कुमार सरकार पर नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति रंजन गुप्ता ने महाधिवक्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि राज्य सरकार ने मधुबनी के एसपी का तबादला क्यों नहीं किया। एसपी अपने पद और शक्ति का उपयोग कर सबूतों को नष्ट कर सकता है। अदालत ने महाधिवक्ता को सीआईडी के माध्यम से जांच करने और अगली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को देखने के लिए वरिष्ठ वकील मृकांक मौली को न्यायमित्र नियुक्त किया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने घटना का संज्ञान लिया और बिहार के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख सचिव को मधुबनी के एसपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया। झंझारपुर में मधुबनी जिला अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे अविनाश कुमार के साथ 18 नवंबर को घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु शर्मा ने मारपीट की थी। उन्होंने झंझारपुर में अपने कोर्ट रूम के अंदर उस पर सर्विस पिस्टल तानकर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी का सीएम नीतीश पर तंज, कहा गांव जाकर महिलाओं से जरूर पूछे यह सवाल। जी हां दोस्तों, शराबबंदी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार भर की यात्रा कर रहे हैं, यह अच्छी बात है।
नीतीश कुमार जब गांवों में भ्रमण करेंगे तो महिलाओं से जरूर पूछें कि उनके पति शराब पीते हैं या नहीं। महिलाएं ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है, क्राइम का ग्राफ चरम पर है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन विधानसभा परिसर से शराब की बोतलें मिल रही हैं। डीजीपी बोतल खोजने में लगे हैं और बिहार सरकार सिर्फ बयान दे रही है। राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 16 वर्षों में कुछ नहीं किया है। हर दिन बिहार में रेप और मर्डर की खबरें आती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में आंखों के ऑपरेशन में लापरवाही के कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने का मामला उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में लोगों की आंखें चली गई हैं। सरकार को पता लगाना चाहिए कि कैसे और किसने यह कैंप लगाया था और आंखों का ऑपरेशन किया था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, पर यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवजा की मांग करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ बातें कही जा रही हैं, मुआवजे की घोषणा किसी ने नहीं की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का दावा, बुंदेलखंड की जनता करेगी बीजेपी का सफाया, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिवसीय विजय रथ लेकर आ रहे हैं। वो आज बांदा और महोबा, 2 दिसंबर को ललितपुर और 2 और 3 दिसंबर को झांसी विजय रथ से निकलकर लखनऊ कूच करेंगे। अखिलेश यादव ने आज बांदा में कहा कि जनसमर्थन को देखकर बुंदेलखंड में साफ तौर पर कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी का यहां से सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार के चलते डीजल, पेट्रोल, खाद महंगी है, खाद मिल नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई के चलते किसान आर्थिक संकट में हैं। बांदा में किसानों ने आत्महत्या की है। पैदल चलकर जब मजदूर आए थे तब उनकी जान भी गई थी और समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि जिन मजदूरों की पैदल चलते चलते जान चली गई, उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या किया। बांदा महोबा में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की सरकार बताए कि किसानों की मदद क्या कि बुंदेलखंड की जनता कह रही है कि उन्हें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। नाम बदलने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस बार जनता उनकी सरकार बदल देगी। बदलाव की लहर में इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनता को महंगाई बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। बीजेपी के पास धर्म के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। महंगाई पर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। जब हम बुंदेलखंड में हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई के कारण किसान परेशान है। सिलेंडर महंगा हो गया, अन्ना पशुओं की समस्या नहीं सुलझ पाई। बुंदेलखंड की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यहाँ मुद्दा बुंदेलखंड का विकास है, पानी है, किसान है, इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर बनाएगी सरकार, बिष्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार का यह 4.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बजाय भाजपा सरकार शराब, खनन और RT-PCR जैसे घोटालों में लिप्त रही है, जिससे प्रदेश का विकास ठप हो गया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल और ITI बंद कर दिए गए। यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा आज भी अधर में लटका है। कहा कि भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान प्रदेश की जनता आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंककर कांग्रेस के खाते में 50 से अधिक सीटें देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार, बाबा मुख्यमंत्री को चलाना नहीं आता लैपटॉप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजयत यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया है कि योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते हैं। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर वो बांदा में विजयत यात्रा शुरू करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचते ही पुलिस लाइन से विजय रथ GIC मैदान पहुंच गया। यहां पर जनसभा में पहले से मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा 1 दिसंबर बुधवार से है। पहले दिन अखिलेश बांदा से महोबा तक समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा के बाद अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बुंदेलखंड में वीरभूमि महोबा और बांदा से बुंदेलों को साधने आए हैं। बांदा से विजय रथ यात्रा लेकर वो महोबा पुलिस लाइन के पास मैदान में पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह जिले में रात्रि विश्राम भी करेंगे।